बेसिकली पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी लफ्ज़ फोर्ट इस्तेमाल हुआ है उस पर ज़्यादातर शाही महल्लात हैं। उस फोर्ट के अंदर उस ज़माने में ज़िंदगी करने वाले शाही ख़ानदान के लाइफ स्टाइल और उनके लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन उनके रियाया किस हाल में जीते थे ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आती। तो इस लिहाज से ये हमारा गांव थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये किसी बादशाह की रहाइशगाह नहीं बल्कि आम रियाया की रहाइशगाह है। यानी आज से कोई कम से कम 1000 साल पहले इस खित्ते के अंदर आम इंसानी बूदुबाश किस तरह का था, उसका लाइफ स्टाइल किस तरह का था, उसका लाइफ स्टैंडर्ड किस तरह का था, उस ज़माने में ज़िंदगी करने वाले इंसान के सामने किस तरह के चैलेंजेस का सामना था, किस तरह के ख़तरात लाहक थे और वो इंसानी चैलेंजेस से कैसे नबरदाज़मा होता था, ये चीज़ आपको यहाँ देखने में मिलती है। बलूचिस्तान का रीजन छोटे छोटे आज़ाद स्टेट्स में मुनक़सिम था। तो ये स्टेट्स आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा बाहम दस्त गिरबान रहते थे। इस तरह के माहौल में यानी एक स्टेट के कुछ अफराद दूसरे स्टेट के किसी कमज़ोर हिस्से पर हमला करके रातों रात ताख्त व ताराज करके जो कुछ हाथ आ जाता लूट के भाग भी जाते थे। इस तरह के माहौल में किसी खुली जगह में घर बना के बैठना ये ख़तरे से खाली नहीं था, इसलिए और इंतहाई गैर महफूज था। इसलिए इन्होंने मुनासिब समझा कि कोई किला बंद गाँव तैयार करें जिसके अंदर कोई अचानक न कब्ज़नी ना कर सके, शब खून ना मार सके। इस जगह का इंतखाब इसलिए हुआ, इसके पीछे बैक साइड पर दरिया की तरफ का जो हिस्सा था बिल्कुल 90 डिग्रीज पे खड़े दीवार की तरह कच्चा क्लिफ था। वहाँ से किसी के लिए अंदर घुसना मुमकिन नहीं था, यानी कुदरती तौर पे महफूज था। सामने से उन्होंने ऊंची फसील बनाई, फसील के साथ 14 वॉच टावर्स तामीर किए। ये वॉच टावर जो है बंकर का काम देते थे, यानी दुश्मन को नज़र आए बगैर दुश्मन पर वो नज़र भी रख सकते थे। जो ही दुश्मन उनके तीरों के कारगर रेंज में पहुंच जाता तो दुश्मन को अपने तीरों का निशाना भी बना सकते थे। ये जो तालाब आप लोगों को नज़र आ रहा ये भी उनकी जंगी हिकमत अमली थी। उन्होंने सोचा कि हम फसील के ज़रिए अपने आप को महफूज तो कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी सूरत हाल में अगर हम किसी बड़े लश्कर के हाथों इस किले के अंदर महसूस हो जाते हैं, पानी हासिल करने के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाए या ख़तरे से खाली ना हो, ऐसी सूरत हाल में पानी कैसे हासिल करें। तो आप लोगों को पता है कि वो जो घरों की तामीर किया करते थे उसमें वो पत्थर की दीवार, उसके ऊपर सादा गारे का प्लास्टर किया करते थे। तो उन्होंने गारा और पत्थर दोनों चीज़ें इसी एक ही जगह से सभी ने इस्तेमाल की। जब काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन अंदर हो चुका, इधर ऑटोमेटिकली पानी के लिए बहुत बड़ा घड़ा तैयार हुआ जिसके गिर्द उन्होंने दीवार बनाई। फिर इस पानी के तालाब से गांव के मरकज़ तक जो जुनिपर की लकड़ी होती है उसका वुडन पाइप अंडरग्राउंड फिक्स किया ताकि किसी इमरजेंसी सूरत हाल में मुहासरा होने की सूरत में ये गेट खोल के बाहर निकल के ख़तरात मोलने के बजाय गांव के मरकज़ से उस वुडन पाइप को खोल के महफूज तरीके से पानी हासिल किया जा सके। उसका वाहिद इंटरेस्ट था शाम को मगरिब के फ़ौरन बाद ये गेट अंदर से लॉक हो जाता था। रात के वक्त इस गेट का खोलना इंतहाई ममनू था, यानी रात के वक्त इस गेट का खोलना पूरे गांव से गद्दारी के मुतरादिफ समझा जाता था। ये ऊपर जो छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं यहाँ पर पहरादार पहरा दिया करते थे। 7 छोटे छोटे कदीम मसाजिद भी हैं। इन मसाजिद के ऊपर बहुत खूबसूरत वुड कार्विंग की गई है। इस कार्विंग में मुख्तलिफ अदियान और अक़वाम की निशानियाँ भी सब्त हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो चंद एक निशानियाँ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आए जी इस कोने से शुरू करते हैं। तो ये एक स्वास्तिका का निशान है। स्वास्तिका हिंदू मत और आखिर में नाजियों के पास भी यही मोहतरम निशानी थी। हिटलर के मरने के बाद यह निशानी जर्मनी के झंडे से मिट गई, को मोहतरम समझा जाता था। उसकी वजह यह है
کہ یہ سنسکرت زبان میں ایک لفظ لکھا گیا ہے، لکھائی سنسکرت زبان کی ہے، اور سنسکرت زبان میں جو لفظ لکھا گیا ہے وہ گنیش دیوتا کا نام لکھا گیا ہے، یہ لفظ گنیش لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ جو دو چھوٹے چھوٹے پھول ہیں، یہ لوٹس کا جو پھول ہوتا ہے اس کی نشانی ہے۔ یہ لوٹس یعنی کنول کا پھول ہندو مت اور بدھ مت دونوں میں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ہندو برادری کا عقیدہ ہے کہ جب یہ گنیش پیدا ہوئے چھوٹا بچہ تھا اس کو اس پھول کے اوپر رکھا جاتا تھا، اور بدھ مت برادری کا عقیدہ ہے کہ مہاتما بدھ جب اسی پھول کے اوپر ہی پیدا ہوئے تھے، اس لیے بدھ مت اور ہندو مت دونوں میں یہ پھول مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ایک راؤنڈ فگر ہے، گول چکر ہے، یہ کوئی پھول نہیں بلکہ یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے جسے فیبوناچی سکرول کہا جاتا ہے۔ فیبوناچی اٹلی کا ایک انتہائی مشہور و معروف ریاضی دان گزرا ہے 1202 AD میں، یہ اس کا ایجاد کردہ فارمولا ہے۔ یہ فارمولا آج کے دور میں بھی مختلف چیزوں کے اندر مستعمل ہے۔ مثلا جو حضرات اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کی مندی اور تیزی کو ناپنے کے لیے جو فارمولا استعمال ہوتا ہے، یہی فارمولا آج کے دور میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس ریجن کے اندر یعنی جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ بہت آگے تک پھیلے ہوئے تھے، آبادی تھوڑی سی میں تھی، شاید اس زمانے میں اس ریجن کے اندر کم سے کم -25-30 تک ٹمپریچر گرتا ہوگا۔ -25-30 تک ٹمپریچر ہو، پہننے کے لیے صحیح طریقے سے تن پہ کپڑا نہ ہو، پاؤں میں جوتا نہ ہو، اس طرح کی بے سر و سامانی کے عالم میں سروائیول آسان نہیں تھا، زندہ رہنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ بھائی چھوٹے دروازے بناؤ، کیونکہ جتنا زیادہ ایریا کھلے گا اتنی زیادہ سردی داخل ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے چھوٹے دروازے بنائے۔ پھر اس طرح کے 3 دروازوں سے گزرنے کے بعد یا کم سے کم 2 دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے رہائشی کمرے تک پہنچ سکتے تھے۔ فرسٹ انٹرنس میں یعنی پہلے دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ اپنے مویشی رکھتے تھے، کیونکہ مویشی گرم ہوتے ہیں، تو دروازے سے داخل ہونے والی سردی مویشیوں کی ہیٹ کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، اندر مکینوں کے لیے ٹمپریچر نارمل رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے مویشیوں کو ایز انسولیٹر استعمال کیا تھا۔ تو بیچ کے جو دوسرے دروازے ہوتے تھے وہ انسانوں اور حیوانوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھنے کے لیے۔ ہر گھر 2 منزلہ ہوا کرتا تھا، نچلی منزل میں وہ کھڑکی تو بالکل نہیں رکھتے تھے، لیکن رہائشی کمرے کے چھت کے بیچ میں وہ 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ کا ایک ہی سوراخ رکھتے تھے، اسی سوراخ سے روشنی بھی داخل ہوتی تھی، اور جب وہ آگ جلاتے تھے تو اس کا دھواں بھی اسی سوراخ سے خارج ہوتا تھا۔